हाय गाइस, दिस इज़ रजत फ्रॉम rajatniki.com एंड आज हमारी डिजिटल मार्केटिंग में पहली क्लास है। इस क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस को कैसे समझ सकते हैं और मार्केटिंग किस पर्सपेक्टिव में ज़रूरी है, राइट। तो सबसे पहले आज हम यही समझेंगे कि मार्केटिंग किसी भी बिज़नेस के लिए क्यों ज़रूरी है। हम अ, हम सारी चीज़ें एक साथ कवर करेंगे। और हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केटिंग भी एक बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से क्यों ज़रूरी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार गूगल करता हूँ। मैंने गूगल किया और मैंने ये देखा कि गूगल पे मुझे एक डेफिनेशन मिली है और गूगल पे लिखा है अ बिज़नेस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन that produces or buys and sells goods and service to make a profit। ठीक है। तो इस डेफिनेशन का यहाँ पे मतलब यही है कि अ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोड्यूसेस और बाय सेल गुड और सर्विस टू मेक अ प्रॉफिट। सो बिजनेस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बिजनेस इज अ मैकेनिज्म जो किसी प्रोडक्ट को बनाती है या खरीदती है और देन उसको आगे बेचती है। ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी इंसान के लिए या किसी भी बिज़नेस के लिए सबसे ज़्यादा ऑफ़र करने वाली चीज़ क्या है। सो बेसिकली बिजनेस और एक पर्सन के लिए ऑफ़र करने वाली चीज़ है या तो उसका प्रोडक्ट या उसकी सर्विस। ठीक है। मार्केट में दो ही चीज़ें होती हैं, या प्रोडक्ट होता है या सर्विस होती है। ठीक है। अ, इसके साथ साथ एक लॉ भी समझते हैं या रूल कह लो। ठीक है। एक रूल है, फर्स्ट रूल ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट रूल ऑफ अकाउंटिंग इज़ नथिंग बट, फर्स्ट रूल ऑफ अकाउंटिंग हमें सिखाता है एवरी बिजनेस एंड बिजनेस ओनर बोथ आर सेपरेट एंटिटी। यानी बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। लेट्स से मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जिस कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। ठीक है। और कंपनी का ओनर है मिस्टर रोहन। ठीक है। मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस कंपनी में एक एम्प्लॉय हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैं जब मुझे मेरी मंथ एंड पे डेफिनेटली हर किसी को सैलरी आती है, तो मंथ एंड पे अगर मुझे मेरी सैलरी आती है तो मैं ये नहीं कहता कि मिस्टर रोहन ने मुझे सैलरी दी है ना। मैं ये नहीं कहता मिस्टर रोहन ने मुझे सैलरी दी है। मैं कहता हूँ कि मेरी कंपनी से सैलरी आई है। इसका मतलब बिजनेस और बिजनेस ओनर, कंपनी और कंपनी ओनर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। हम कहते हैं ना कंपनी से सैलरी आई है, तो हमें सैलरी कंपनी देती है, ना कि पर्सन। ठीक है। तो हम इस रूल को हमें हमेशा याद रखना है। ये अकाउंटिंग का भी रूल है। अगर आप लोग कॉमर्स से हैं तो 11th 12th में एक ये रूल होता है, बिजनेस एंड बिजनेस ओनर बोथ आर सेपरेट एंटिटी। तो इसी रूल से आगे बढ़ते हैं। बिजनेस और बिजनेस ओनर हम आगे आने वाले चैप्टर्स में जब हम फेसबुक एड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस रूल का बहुत रोल आएगा कि कैसे फेसबुक बिजनेस मैनेजर एक कंपनी का अलग बनता है और उसमें कैसे पीपल वाले सेक्शन में लोग ज्वाइन करते हैं। आने वाले आगे वीक्स में हम इसको समझेंगे कि वहाँ पे इस रूल का रोल क्या है, राइट। ठीक है। अब एक एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि टाटा मोटर्स, अग्रवाल स्वीट्स और माइक्रोसॉफ्ट, ये तीन कंपनी है, यानी तीन तीन ये तीन बिजनेसेस हैं। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये तीन बिजनेसेस क्या करते हैं, ये तीन बिजनेसेस किस डोमेन में है। तो देर में भी मतलब चांस तो नहीं, बट हाँ सब लोग यही कहेंगे कि टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, यानी कार्स बनाती है।
अग्रवाल स्वीट्स जो है वो QSR में, यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। और माइक्रोसॉफ्ट आपका SaaS कंपनी है, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो इनका हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम सभी ने यूज़ किया है। ठीक। अब इन रियल है तो मतलब इन रियलिटी ये तीनों कंपनी अलग अलग डोमेन में है, लेकिन इन रियलिटी ये क्या है, तीनों ही कंपनी एक ही बिजनेस में है, एंड दैट बिजनेस इज टू मेक प्रॉफिट। ठीक है। तो हर एक बिजनेस का मेन एक एम यही होता है कि उसको प्रॉफिट बनाना है, राइट। तो ये तीनों ही कंपनी एक ही बिजनेस में है, और वो बिजनेस वही है, इज जस्ट टू मेक अ प्रॉफिट। ठीक है। अब हर एक बिजनेस का एक प्रोडक्ट होता है, या तो उसका प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा या दोनों होगा। ठीक है। अब इसको एज एन इंडिविजुअल समझते हैं। ठीक है। लेट्स से मैं हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है। मैं या तो कोई एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसको बेचूंगा और उससे बिजनेस करूंगा, या मेरी कोई सर्विस होगी। ठीक है। लेट्स से अगर मैं प्रोडक्ट की तरफ जाता हूँ या मेरी सर्विस होती है कोई। ठीक है। लेट्स से अगर मैं प्रोडक्ट की तरफ जाता हूँ तो मैं एज अ कंपनी अपना प्रोडक्ट आगे बेचूंगा। ठीक है। यहाँ पे आएगा कंपनी। और अगर मैं सर्विस की तरफ जाता हूँ तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक कंपनी के थ्रू मैं सर्विस प्रोवाइड करूँगा, या सर्विस मैं उस कंपनी को दे रहा हूँ जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यानी जहाँ का मैं एम्प्लॉय हूँ। ठीक है। अब टू अंडरस्टैंड डिजिटल मार्केटिंग हमें क्या करना होगा, हमें एक लेंस से बिजनेस भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। बिजनेस में जब मार्केटिंग होगी तो ही उस बिज़नेस के बारे में लोगों को पता चलेगा, और उस बिज़नेस के बारे में लोगों को पता चलेगा तो मार्केट 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 में वो बिज़नेस आएगा, उसका प्रोडक्ट उसका सर्विस जो भी है, लोग उसको देखेंगे एंड देन लोग उसको खरीदेंगे, सो जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है। तो कंपनी और एम्प्लॉय यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है। अब मार्केटिंग हमें इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से ही कंपनी का ग्रोथ होता है, राइट। यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है। हर एक बिज़नेस में मतलब हर एक बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक हम टीम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि अ, वो बिज़नेस कैसे चलती है, उस बिज़नेस की क्या क्या मेन ग्रोथ फैक्टर हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो अब हम समझते हैं एक बिज़नेस मॉडल होता कैसा है। तो अब हम देखते हैं कि बिज़नेस मॉडल क्या चीज़ है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बिज़नेस मॉडल। अब ये टर्म जो है, ये टर्म वैसे तो 60 साल पहले आ गया था। ठीक है। और इस टर्म को 20 से मतलब 20 से 30 डिफरेंट फ्रेमवर्क्स में बनाया गया है। ठीक है। और इस बिज़नेस मॉडल को लेटेस्ट जो इन्वेंट किया गया वो किया गया अलेक्जेंडर ओस्टर वाल्डर ने। ठीक है। और उसने इस बिज़नेस मॉडल को थोड़ा अपग्रेड और इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया। इसका नाम रखा बिज़नेस कैनवस मॉडल। ठीक है। अब ये कैनवस क्यों है, क्योंकि ये कैनवस इसलिए है क्योंकि एक ही ब्लॉक के अंदर हम सारी चीज़ें इसको फाइनलाइज कर लेंगे। ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है, आई गेस 2004 या 2005 में अलेक्जेंडर ने एक टीम बनाई 400 बिजनेस एक्सपर्ट्स की, और उसने क्या किया, एक फ्रेमवर्क बनाया सारे बिजनेसेस के लिए। क्योंकि क्योंकि हाँ, अभी जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा, ऊपर वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा, टाटा मोटर्स, अग्रवाल स्वीट्स और माइक्रोसॉफ्ट, ये तीन बिजनेसेस थे। ठीक है। इनके ऑपरेशन के तरीके अलग होंगे सबके, है ना, क्योंकि लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट का सर्विस अलग है, अग्रवाल स्वीट्स का प्रोडक्ट अलग है, और टाटा मोटर्स का प्रोडक्ट अलग है। ठीक है। बट 2004 में अलेक्जेंडर ने क्या किया, 400 बिजनेस एक्सपर्ट्स की टीम बनाई और उनको बोला एक जेनरिक फ्रेमवर्क बनाते हैं।
ठीक है। और वो जेनरिक फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए जो हर डोमेन के बिजनेस में अप्लाई हो, हर एक बिजनेस इसके लिए हर एक बिजनेस के लिए फिजिबल हो, लाइक हर कोई एक बिजनेस उसके अंदर फिट हो जाए। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक कैनवस मॉडल बनाते हैं। इस कैनवस मॉडल के लिए मैं एक ब्लॉक बनाता हूँ यहाँ से। ठीक है। और मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ इसको, और हम्म, थोड़ा सा मैं अगर इसमें एडिटिंग करूँ तो हाँ, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी समझाऊंगा कि मैंने ऐसे लाइंस क्यों बनाई हैं और हम इससे क्या करने वाले हैं। ठीक है। तो अब ठीक है, तो ये हमारा कैनवस मॉडल बन चुका है। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कस्टमर साइड से क्या होता है। लेट्स से हम सभी को पता है कि एक डिमांड सप्लाई नाम की चीज़ होती है। ठीक है। सब हम अक्सर सुनते हैं कि जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उस चीज़ की उतनी प्राइस होगी, जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा अगर डिमांड और सब डिमांड होगी तो सप्लाई फुलफ़िल होनी चाहिए, है ना। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। लेट्स से मार्केट में, मार्केट भी नहीं, हम देखते हैं वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल मार्केट में अनियंस की सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई। ठीक है, अनियंस बहुत सारे हैं, अनियंस की सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई है। ठीक है। तो हर एक वेजिटेबल सेलर के पास अनियंस होंगे, और जब हर एक वेजिटेबल सेलर के पास अनियन होंगे तो वेजिटेबल इस वेजिटेबल जो स्पेसिफिकली अनियन है, इसका जो प्राइस होगा उसका प्राइस गिर जाएगा क्योंकि हर किसी के पास है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर सेम वेजिटेबल की सप्लाई अगर कम हो जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है। डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट हम इसको किसी और क्लास में और भी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, बट वो थोड़ा इकोनॉमिक साइड पे चला जाएगा। ठीक है। अभी के लिए इतना समझते हैं कि जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसका इतना प्राइस होगा, और जिसकी जितनी ज़्यादा डिमांड नहीं होगी तो उसका प्राइस कम होगा। ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सप्लाई, कि सप्लाई किस चीज़ की कितनी सप्लाई है। ठीक है। अब हम इसको बिजनेस कैनवस मॉडल के थ्रू देखते हैं। ठीक है। तो बिजनेस कैनवस मॉडल में हम 3C से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो 3C का यहाँ पे क्या मतलब है? 3C का मतलब है, पहली चीज़ कस्टमर रिलेशनशिप। मैं इसको इस बॉक्स में लिखता हूँ। ठीक है। दूसरा C है चैनल्स। तीसरा C है कस्टमर सेगमेंट। तो ये हमने 3C लिख लिए। ठीक है। तो 3C में सब 3C हमारी किस चीज़ को बताता है? 3C हमारी बताता है डिज़ायरेबिलिटी को। हमारे बिजनेस मॉडल में क्या चीज़ डिज़ायरेबल है, लाइक जो हमारे प्रोडक्ट, जो हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस को कौन लोग चाहते हैं, कौन लोग उसको लेना चाहते हैं। ठीक है। तो हम कस्टमर सेगमेंट को थोड़ा थोड़ा सा हम कस्टमर सेगमेंट को डिफाइन करते हैं। कस्टमर सेगमेंट में वो लोग हो सकते हैं हु इज़ पेइंग हु इज़ पेइंग योर बिजनेस, यानी जो हमको पैसा दे रहे हैं। ठीक है। हम इसमें साथ में ये भी लिख सकते हैं इंपॉर्टेंटली, हु इज़ पेइंग योर बिजनेस एंड जनरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है। तो अब अगर मैं सेम एग्जांपल ऊपर का लूँ तो यहाँ पे टाटा मोटर्स के लिए
कस्टमर सेगमेंट कौन लोग होंगे? जो लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं। अग्रवाल स्वीट्स के लिए कौन लोग कस्टमर होंगे? कस्टमर सेगमेंट कौन लोग होंगे? जिन लोगों को स्नैक्स वगैरह खाने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट का कस्टमर सेगमेंट कौन होगा? जो लोग ऑफिस, MS ऑफिस, MS एक्सेल एनालिसिस के लिए ये सब यूज़ करते हैं, तो उनका कस्टमर सेगमेंट ये होगा, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप में क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप इज़ नथिंग बट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी हम कस्टमर से किस तरीके से बात करते हैं, मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद ईच सेगमेंट, ठीक है। तो कस्टमर सेगमेंट से हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, लाइक जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हम माइक्रोसॉफ्ट अपने कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करता है? वो ईमेल्स के थ्रू इंटरेक्ट करता है, वो एड्स के थ्रू इंटरेक्ट करता है। टाटा मोटर्स का अपने कस्टमर्स के थ्रू कैसे इंटरेक्ट करता है? उनके पास सेल्स पर्सनस होते हैं, ठीक है। उनके पास ईमेल्स भी होते हैं, उनके पास फ़ोन कॉल्स होते हैं, वो फ़ोन कॉल के थ्रू रीच आउट करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये भी हमको देखना है कि हम अपने कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, मतलब वो क्या है, ठीक है। वो क्या चीज़ है जिससे हम अपने कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट सी जो है वो है चैनल्स, ठीक है। अब चैनल का मतलब क्या है? चैनल का मतलब है हाउ डू वी डिलीवर वैल्यू। हम वैल्यू कैसे डिलीवर करते हैं, यानी कस्टमर ने हमसे एक प्रोडक्ट या सर्विस लिया, अब हम उसको वो चीज़ दे कैसे रहे हैं, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अग्रवाल स्वीट। अग्रवाल स्वीट का हमें प्रोडक्ट कैसे मिलता है? हम जाते हैं, हमें वो प्रोडक्ट हमारे हाथ में दे देते हैं या बैग में देते हैं, ठीक है। टाटा मोटर्स में हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो वो लोग हमें प्रोडक्ट कैसे देते हैं? वो लोग हमें गाड़ी की चाबी देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा और समझने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से एक एक सर्विस बेस्ड गाय है, ठीक है। वो डेटा एनालिसिस, लेट्स से वो डेटा एनालिसिस करता है, ठीक है। डेटा को एनालाइज करता है, डेटा के ऊपर बताता है कि डेटा क्या है क्या नहीं है, कैसे एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ आ गया कि हम अ, जो बिज़नेस है वो किस चैनल के थ्रू अपनी वैल्यू डिलीवर कर रहा है, ठीक है। 3C हमने यहाँ समझ लिया, ठीक है। इसके बाद समझते हैं 3K, ठीक है। अब 3K क्या है? यहाँ पे 3K आएगा यहाँ पर। 3K क्या है? 3 की पार्टनर्स, की एक्टिविटीज़ एंड की रिसोर्सेज। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे की पार्टनर्स, की एक्टिविटीज़, ठीक है, की रिसोर्सेज, ठीक। तो की पार्टनर समझते हैं पहले, ठीक है। की पार्टनर्स कौन लोग होते हैं? की पार्टनर्स होते हैं आउटसोर्स्ड और डेवलप्ड आउटसाइड द कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है? की पार्टनर्स एक बिजनेस के लिए वो लोग होंगे जो कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो उनको सामान ला के दे रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स गाड़ी बनाते हैं। उनकी वो जो गाड़ी बनाते हैं, तो उनकी गाड़ी में क्या होती है? हर गाड़ी में बैटरी लगी होती है, लेकिन वो बैटरी खुद नहीं बनाते। बैटरी वो कोई भी कंपनी से मंगवा सकते हैं। लेट्स से वो एक्साइड एक बैटरी कंपनी का नाम है, वो उससे बैटरी खरीद के गाड़ियों में लगा रहे हैं। तो उनके की पार्टनर्स कौन हुए? एक्साइड हुआ, ठीक है। गाड़ी के अंदर कुछ कुछ हाई एंड गाड़ियों में क्या होता है? JBL का म्यूज़िक सिस्टम आता है। तो वहाँ पे टाटा मोटर्स क्या कर रहा है? टाटा मोटर्स अगर अपनी किसी गाड़ी में JBL का ऑडियो सिस्टम दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो उस कंपनी का JBL विल बी द की पार्टनर फॉर टाटा मोटर्स, क्योंकि वो उनकी गाड़ियों में लगा के दे रहे हैं वो म्यूज़िक सिस्टम। तो वो लोग की पार्टनर्स हुए, ठीक है। अग्रवाल स्वीट्स के केस में क्या हो सकता है? अग्रवाल स्वीट्स के केस में ये हो सकता है जो लोग उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वहाँ पे जो भी स्वीट्स बन रही हैं, कुछ भी हो रहा है,
तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल लगता होगा, लेकिन रॉ मटेरियल वो खुद तो नहीं बना रहे, तो वो किसी किसी से ले रहे हैं केजीज़ के रूप में, केजीज़ के फॉर्म में, टन के फॉर्म में। लाइक लेट्स से उन्होंने 300 किलो चीनी ले ली अपने किसी वेंडर से, तो वो उसका की पार्टनर हुआ। ठीक है, तो की पार्टनर का भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे की पार्टनर्स कौन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद की एक्टिविटीज़ देखते हैं। की एक्टिविटीज़ में कौन है? की एक्टिविटीज़ मतलब स्पेशल एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू। तो यहाँ पे की एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है? वो मेन एक्टिविटीज़ जो हमारी कंपनी करती है। ठीक है, वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग हुई गाड़ी का, या स्वीट्स का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो की एक्टिविटीज़ हमारे बिजनेसेस की क्या 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 हो सकती हैं? टेक एन एग्जांपल ऑफ टाटा मोटर्स अगेन। टाटा मोटर्स का हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? वो की एक्टिविटीज़, उनकी मेन की एक्टिविटीज़ क्या है? गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करना, गाड़ी के अंदर जो भी पार्ट्स हैं, बैटरी, टायर, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ों को एक साथ असेंबल करना, वो हुई उनकी की एक्टिविटीज़। ठीक है, की रिसोर्स। की रिसोर्स में क्या कौन लोग होंगे? की रिसोर्स में होंगे टीम एंड इंटरनल रिसोर्सेज, जो कंपनी के अंदर के लोग हैं। ठीक है, टीम एंड इंटरनल रिसोर्सेज टू क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यू। यहाँ पे कौन लोग हो सकते हैं? यहाँ पे की रिसोर्सेज में वो लोग होंगे जो कंपनी के लिए वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, टाटा मोटर्स की टीम, उनके सेल पर्सन, उनके एग्जीक्यूटिव जो कंपनी के लिए पैसा लेके आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है एम्प्लॉयज़, कंपनी मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री के हमारा सेगमेंट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, थ्री के हमने समझ लिया, थ्री सी हमने समझ लिया। तो थ्री सी जो बताता है वो क्या बताता है? वो बताता है डिज़ायरेबिलिटी को बताता है। ठीक है, और जो थ्री के बताता है वो बताता है फिजिबिलिटी को, कि कि हमारा बिजनेस कितना फिजिबल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बीच में क्या आ सकता है? बीच में आ सकता है वैल्यू प्रोपोजिशंस। अब ऐसी क्या चीज़ है जो कंपनी के कस्टमर्स उनके साथ रहना चाहते हैं? लाइक हम यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई वे में लिखते हैं, वाई कस्टमर्स लाइक अस, और ये भी लिख सकते हैं एंड स्टिक विद अस। ठीक है, वो ऐसी क्या चीज़ है जो कस्टमर्स, जो जो चीज़ कस्टमर्स को हमारी पसंद है। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ है, और वो कहाँ से मिलती है? वो थ्री के और थ्री सी को मिला के मिलती है। ठीक है, रेवेन्यू स्ट्रीम और कॉस्ट स्ट्रक्चर, इन दोनों को मिला के हमें हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कंपनी की वायबिलिटी। ठीक है, और हम कह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी, कि बिजनेस कितना टिकेगा। ठीक है, तो वैल्यू प्रोपोर्शन हम समझ चुके, थ्री सी हम समझ चुके, थ्री के हम समझ चुके। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देखते हैं। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इन कॉलम्स में क्या था नीचे। ठीक है, यहाँ पे हमारा था कॉस्ट स्ट्रक्चर, और यहाँ था रेवेन्यू स्ट्रीम्स। ठीक है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स में क्या होगा? बहुत ही सिंपल है कि किस किस सेगमेंट से रेवेन्यू आता है। ऑल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑल सेगमेंट्स। ठीक है, किस किस सोर्स से हमें रेवेन्यू आता है, और दूसरा कॉस्ट स्ट्रक्चर, यानी मनी स्पेंड ऑन दीज एलिमेंट्स।
तो हमने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया है, कॉस्ट स्ट्रक्चर वो बताता है, और रेवेन्यू स्ट्रीम वो बताता है कि हमें कहाँ कहाँ से पैसा आता है। ठीक है, तो ये तो हुआ एक बिजनेस कैनवस मॉडल। अब हम ये देखते हैं कि अ, हमें ये क्यों सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो लेट्स से दे एक कंपटीशन है। ठीक है, कंपटीशन क्या है, हमको मैगी बनानी है। ठीक है, तो मैं दो ऑप्शन दूंगा। क्या, अ, या तो मैगी गैस स्टोव पे बनानी है, या मैगी लकड़ी के उस पे बनानी है, लकड़ी का जो चूल्हा होता है। ठीक है, तो मैं लिखता भी हूँ यहाँ पे इसको। हम्म, पहला ऑप्शन गैस स्टोव, दूसरा ऑप्शन लेट्स से इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, वुडन स्टिक्स। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे कि गैस स्टोव पे बना बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम लकड़ी पर बनाते हैं तो वो थोड़ा चीप वे होगा, है ना, यानी वो कॉस्टली नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारी जो थिंकिंग है वो गलत नहीं है, बट अगर हम लकड़ी वाला चुनते हैं तो हम ये मतलब हम ये भी कहेंगे कि यार हम तो स्टोन एज की बातें कर रहे हैं या पहले की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो आज का कंपटीशन है, ठीक है, जो आज के प्रोडक्ट के मार्केट को लेकर कंपटीशन है, हम उसमें किसकी बात कर रहे हैं, हम उसमें गैस स्टोव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के सिनेरियो से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे गैस स्टोव। ठीक है, तो सही दोनों थे। ठीक है, दोनों सही थे, बट हम गैस स्टोव इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम आज के कंपटीशन से या आज के मार्केट के हिसाब से सोच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको मतलब लेट्स से हमारे बिजनेस में या हमको कुछ भी सिचुएशन आती है, तो हमको पहले ये देखना है कि हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, मतलब हम अपने पास ऑप्शन क्या है। ठीक है, हमको पहले ये देखना है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, दूसरा हमें ये देखना है कि उसका थ्रू आउट द प्रोसेस क्या हो सकता है। तीसरा हमको टेक्निक देखनी है, और चौथा हमको उसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा इंट्रोडक्टरी फॉर्म में लिखता हूँ कि हमें पहले इंट्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑप्शंस। हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है बिजनेस में तो हमें पहले ऑप्शंस देखने हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। दूसरी चीज़ गाइडेंस, और हम कह सकते हैं कि प्रोसेस को समझना है। तीसरी चीज़ हमें टेक्निक देखनी है, और चौथी चीज़ उसी को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब जब ये चीज़ें होती हैं तो हम किस में आते हैं, हम आते हैं एंटरप्रीन्योर। सो ये बहुत ही बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ड है एंटरप्रेन्योर, बट इसका ट्रेडिशनल मार्केट में मतलब समझे तो एक बिजनेसमैन। ठीक है, उसका मतलब यही होता है। बट एंटरप्रेन्योर की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो से बिजनेसमैन से थोड़ा अलग कराती हैं। ठीक है, तो वो थोड़ी कुछ क्वालिटीज़ लिखते हैं। ठीक है, तो वो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, पहली चीज़, दे लुक डीप इन दी प्रॉब्लम, वो थोड़ा गहराई से देखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, उनको विनिंग स्ट्रेटजी ओवर कंपटीशन, यानी उनको कंपटीशन पसंद होता है, और उनको समझ और वो ये देखना चाहते हैं कि हम कंपटीशन पे स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तीसरी स्केलेबिलिटी, स्केल बहुत जल्दी करना चाहते हैं वो। ठीक है, और सीक्रेट सॉस, सीक्रेट सॉस यानी आ, वो कोई एक ऐसा चीज़ बनाना चाहते हैं जो उनके बिजनेस को सक्सेस दे और वो सिर्फ उन्हीं के पास हो। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस मॉडल
अब वहाँ ऊपर तो हमने 3 बिजनेसेस की बात करी, ठीक है, हमने तीन बिजनेसेस की हमने बात करी और हमने उस 3 बिजनेसेस को उन 3 बिजनेसेस को समझा कि उनका फिजिबिलिटी क्या हो सकता है, उनका डिज़ायरेबिलिटी क्या हो सकता है, उनका रेवेन्यू स्ट्रीम क्या हो सकता है, उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, कैसे वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, कस्टम 3C को ही, यानी 3C जो हमने समझा था, जो राइट हैंड साइड में हमारे कैनवस मॉडल पे था, यहाँ पर जो था, इसी को हम थोड़ा एक्सपैंड करते हैं और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे था कस्टमर सेगमेंट, तो हम कस्टमर सेगमेंट समझते हैं पहले, ठीक है। कस्टमर सेगमेंट समझते हैं। तो कस्टमर सेगमेंट में क्या होगा, कस्टमर सेगमेंट्स में वो लोग आएंगे जिनको हम वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। अब कस्टमर सेगमेंट का यहाँ पे ये भी मतलब हो सकता है कि क्या हमारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम है, अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं तो वो प्रॉब्लम हुई, यूज़र्स, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उन उन सब के लिए हम क्या चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं प्रॉब्लम, यूज़र्स, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लेट्स से अगर हम कोई एक प्रोडक्ट किसी कंपनी के लिए बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं, ठीक है, यू विश टू क्रिएट वैल्यू फॉर, ठीक है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दूसरी चीज़ लिख सकते हैं हम, यूज़र्स जो हैं उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स एंड द नीड ऑफ यूज़र्स, नीड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम एक कस्टमर के रूप में देखते हैं, ठीक है, यानी एक 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 कस्टमर के लेंस से देखते हैं, ठीक है, फॉर B2C बिजनेस। अब B2C बिजनेस क्या है, बिजनेस टू कस्टमर, B2C का फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है। B2C बिजनेस के लिए अब हमें अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो पहला तो चीज़ जो है वो हम समझते हैं अपने कस्टमर का एट्रीब्यूट, ठीक है, यानी उसका डेमोग्राफिक, ये भी बताऊंगा क्या होता है। दूसरा चीज़ हमें उसको समझना पड़ेगा एटीट्यूड, 3A के फॉर्मेट में हम इसको याद रख सकते हैं, और एक्शन। एटीट्यूड के लिए उसका साइकोग्राफिक्स हम समझेंगे, ठीक है, कि मतलब वो सोचता कैसे है। एक्शन के लिए हम उसका बिहेवियर समझेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा रहा है मार्केट को लेके, ठीक है। तो डेमोग्राफिक का मैं थोड़ा थोड़ा मतलब बताऊं तो डेमोग्राफिक का मतलब है कि वो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक यूज़र के क्या हो सकते हैं, ठीक है, लाइक एज, ठीक है, एज हो सकता है, इनकम हो सकता है, फैमिली हो सकता है, ठीक है, जेंडर हो सकता है, लोकेलिटी हो सकता है, लोकेशन लोकेलिटी एक ही चीज़ है, टाइटल हो सकता है, उसका एजुकेशन भी हो सकता है, ठीक है, उसका रिलीजन भी हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं उसकी डेमोग्राफिक्स में, ठीक है। और साइकोग्राफिक में हम ये देखते हैं कि वो कैसे सोचता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लिखता हूँ, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के आगे मैं लिखता हूँ डिस्क्राइब्स द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एट्रीब्यूट में तो मैंने ये लिख दिया कि वो एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी चीज़ जो थी वो थी एटीट्यूड। एटीट्यूड में मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ हाउ योर कस्टमर थिंक्स, यानी
तुम्हारा कस्टमर सोचता कैसे है, ठीक है। तो मतलब इसमें हम थोड़ी उसकी क्वालिटीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं, क्या वो पंक्चुअल है, क्या वो सीरियस है, या वो एलिगेंट है, वो सिंपल है, ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, ठीक है। साथ साथ अब हम एक्शन को भी समझते हैं। एक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, एक्शन में हम लिख सकते हैं आइडेंटिफाइंग बिहेवियर्स, यानी हमारे कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, लाइक वो फूडी है, ठीक है, वो उसे लोकल चीज़ें खरीदना पसंद है, बाय लोकल्स, ठीक है। वो ट्रैवलर है, उसे घूमना पसंद है, ठीक है। वो टेकी पर्सन है, लाइक उसे टेक चीज़ें बहुत पसंद है, ठीक है। या वो हेल्थ फ्रीक है, ठीक है, हेल्थ फ्रीक है। या वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रहता है, स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट, डोंट नो इसकी स्पेलिंग सही है या गलत, ठीक है, बट मतलब समझ गए आप लोग कि वो स्पोर्ट्स है, मतलब उसे स्पोर्ट्स खेलना ज़्यादा पसंद है। तो ये सब चीज़ें हमें फिगर आउट करनी है अगर हमें अपना एक अच्छा बिजनेस कैनवस मॉडल बनाना है, तो अपने बिज़नेस के लिए या उस कंपनी के बिज़नेस के लिए जिसमें हम आगे जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। अब हमें कस्टमर क्यों डिफ़ाइन करना है, वाई डिफ़ाइन कस्टमर्स, इसको समझते हैं, ठीक है। अब अगर हम कस्टमर ही डिफ़ाइन नहीं कर रहे एक सही तरीके में, तो हम अपनी सेल्स और मार्केटिंग टीम को राइट इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। लेट्स से अगर टाटा मोटर्स ये फिगर आउट ही नहीं कर पाया कि उसका प्रोडक्ट या उनकी गाड़ियाँ कौन से एज ग्रुप के लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो वो सेल्स और मार्केटिंग टीम को टारगेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हमने टीवीएस में क्या देखा, टीवीएस के ऐड में टीवीएस की एक बाइक आई थी, जहाँ तक मुझे याद है, हमने टीवी पे ऐड भी देखा उसका, उसमें मिस्टर एम एस धोनी ऐड करते हैं, ठीक है। तो एम एस धोनी जो है वो कौन से एज के लोगों से रिलेट कर पाते हैं, वो रिलेट कर पाते हैं 24 से, मतलब आजकल तो 24 भी नहीं, मैं कहूँगा 20 से 40 तक के एज ग्रुप में जो हैं उनके एज ग्रुप के लोग उनको रिलेट कर पाते हैं। लेकिन अगर वही टी का ऐड अमिताभ बच्चन कर रहा होता तो यंग लोग टी की बाइक नहीं लेते, लेकिन एम एस धोनी कर रहा है तो इसीलिए वो बाइक सेल हो रही है। तो इसीलिए हमको एक कस्टमर को डिफ़ाइन करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने वो नहीं किया तो हम मार्केटिंग टीम और सेल्स टीम को अपना सही इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि टीवीएस कंपनी ने अपने कस्टमर को सही समझा, अपने कस्टमर को अच्छे से डिफ़ाइन किया, तो उनको पता चला कि हाँ हम एम एस धोनी को लेते हैं, हम किसी ओल्ड दूसरे ऐसे इंसान को ना लेते हैं जो इतना फेमस नहीं है, ठीक है। साथ साथ बोट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हम यहाँ थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। बोट ने क्या किया, बोट ने वो ही ट्रेंडिंग चीज़ें उठाई जो इंडिया में पॉपुलर हैं, उन्हीं लोगों से ही उनकी प्रोडक्ट की ऐड करवाई जो इंडिया में पॉपुलर है। क्या, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बोट बोट ने क्या किया, देखा कि क्रिकेट इंडिया में ट्रेंडिंग है, और क्या ट्रेंडिंग है, बॉलीवुड। तो बोट ने क्या किया, क्रिकेट के सेलिब्रिटीज़, क्रिकेट प्लेयर्स को लेके आए वो एक एक करके अपने ऐड में। हार्दिक पांड्या हमने देखा, कुरनाल पांड्या हमने देखा, और के एल राहुल भी हमने देखा, ठीक है। और बॉलीवुड में वो कार्तिक आर्यन को ले आए, और भी दूसरे एक्ट्रेसेस को ले आए, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट उनको बोट को ये पता चला कि क्रिकेट और बॉलीवुड इंडिया में ट्रेंडिंग है, तो अपना ऐड इनसे ही करवाते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट मार्केट है वो यही चीज़ें देखता है, ठीक है। तो अगर हम अपना कस्टमर को नहीं डिफ़ाइन करेंगे तो हम एक गलत मार्केट या एक गलत कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो कि अपना पैसा बर्बाद करेगा, अपना टाइम भी बर्बाद करेगा, और अपना एफर्ट भी, और हमारे एफर्ट भी बर्बाद होंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं कि कस्टमर सेगमेंट के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे
मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, मेरी एक कंपनी है, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। जैसे टैली एक सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उसके लिए टारगेट कस्टमर सेगमेंट कौन होंगे? उसके कस्टमर सेगमेंट होंगे बिजनेस ओनर्स, जो अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर चाहते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहते हैं। उनकी कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ तक का है, ठीक है। वो हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा कस्टमर सेगमेंट बनता जा रहा है मेरे बिज़नेस के लिए कि मैं मुझे किस किन किन लोगों पे मुझे किन किन लोगों को टारगेट करना है, ठीक है। अभी हमने क्या समझा है? अभी हमने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेगमेंट समझा है, ठीक है। कस्टमर सेगमेंट हमको समझ आ गया है कि यार कस्टमर सेगमेंट में कौन कौन से लोग होते हैं। इसके बाद देखते हैं कस्टमर चैनल। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आसानी के लिए नंबर भी लिखता हूँ। ये 1, ये 2, नहीं ये 2 होगा, और ये होगा हमारा 3, ठीक है। तो कस्टमर सेगमेंट हमें थोड़ा डिटेल में समझ लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम समझते हैं चैनल्स, कस्टमर चैनल, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कस्टमर चैनल, ठीक है। तो कस्टमर चैनल इज़ नथिंग बट वे टू एक्वायर द कस्टमर। हम कस्टमर को कैसे एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ फैंसी करने के लिए थोड़ा डेफिनेशन लिख देता हूँ। चैनल्स और वेज टू एक्वायर द कस्टमर्स, ठीक है, एंड ऑल्सो डिलीवर द वैल्यू टू द कस्टमर। डिलीवर द वैल्यू टू द कस्टमर, कस्टमर, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चैनल्स लिखता हूँ, ठीक है। सारे चैनल लिखता हूँ मैं। तो बेसिकली यहाँ पे अवेयरनेस चैनल होता है, जिसके जिसके थ्रू कस्टमर्स को हमारे बारे में या हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे हाइब्रिड, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट एक तरीका होता है डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट 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 तरीका क्या हो सकता है? डायरेक्ट तरीका हो सकता है कंपनी का स्टोर, जैसे अग्रवाल स्वीट्स का स्टोर है, कंपनी का स्टोर। और क्या हो सकता है? और हो सकता है ऑनलाइन सेल्स, किसी ने किसी ने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके उनका जो एमएस ऑफिस का प्रोडक्ट है वो ख़रीद लिया, ठीक है। और क्या हो सकता है? सेल्स टीम हो सकती है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट डायरेक्ट चैनल के, ठीक है। एक हम और समझते हैं कि अभी तो हमने डायरेक्ट चैनल देख लिया, ठीक है। इसको इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि वन ऑन वन भी हम लिख सकते हैं कि कोई वन ऑन वन पर्सन या सेल्स पर्सन, हालांकि वो सेल्स टीम में रहता है, बट वन ऑन वन भी हम देख सकते हैं इसमें, वन ऑन वन कॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है तरीका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में हम लिख सकते हैं पार्टनर स्टोर्स, ठीक है। जैसे अग्रवाल स्वीट्स का कोई नमकीन का पैकेट है, वो हमारे किसी आसपास किराना स्टोर में है, तो अग्रवाल स्वीट का पार्टनर स्टोर कौन हुआ? वो किराना स्टोर। तो दिस विल बी एग्जांपल ऑफ पार्टनर स्टोर, ठीक है। होल सेलर हो सकता है, ठीक है, और एफिलिएट भी हो सकता है। एफिलिएट एफिलिएट और एफिलिएट मार्केटिंग थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, तो एफिलिएट भी मैं समझाऊंगा। एफिलिएट बेसिकली कुछ नहीं होता है। एफिलिएट होता है, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो हम सारे ही पेटीएम यूज़ करते हैं, हम पेटीएम के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो पेटीएम हमको क्या देता है? पेटीएम हमको लास्ट में कुछ कूपन वगैरह देता है, और वहाँ पे बोलता है कि आप ये कूपन से, कोड से शॉपिंग कर लो, आपको इतना % ऑफ मिलेगा।
तो वहाँ पे पेटीएम का एफिलिएट, लेट्स से वहाँ पे मुझे मिंत्रा का कूपन आता है, तो मिंत्रा का एफिलिएट कौन हुआ? पेटीएम। ठीक है, तो पेटीएम इज़ हेल्पिंग मिंत्रा टू जनरेट सेल। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप को हम जो हमारा थर्ड सी था, यानी कस्टमर रिलेशनशिप, उसको समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कस्टमर रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशनशिप हम कस्टमर से कैसे रिलेट करते हैं, उससे हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं। हमने यहाँ ऊपर देखा था कि हाउ डू वी डिलीवर वैल्यू, मतलब हम उनसे उनको डिलीवर कैसे वैल्यू डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे पर्सनल, हम उससे पर्सनली बात करते हैं। ठीक है, डेडिकेटेड पर्सनल भी हो सकता है, जैसे कुछ कुछ बैंक्स में ना एक पर्सनल मैनेजर भी दिया जाता है, सो दैट कस्टमर को लगे कि हाँ यार हमारे लिए ये एलाइट है। ठीक है, कुछ होता है सेल्फ सर्विस, जैसे अ, जैसे अग्रवाल स्वीट्स में होता है कि आपने जो भी खाने का सामान लिया वो हमने खुद ही उठाया। ठीक है, कहीं कहीं जगह ऑटोमेटेड होता है। ठीक है, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके कोई प्रोडक्ट परचेज़ करूँगा, तो वो मेरा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ईमेल पे आ जाएगा, जहाँ पे सिक्योरिटी की या प्रोडक्ट आईडी की होगी। ठीक है। ठीक है, और क्या हो सकता है? और हो सकता है कम्युनिटीज़ हो सकता है, कोई कम्युनिटी है, वहाँ पे वहाँ पे अपडेट्स आते हैं कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या इस कंपनी से रिलेटेड ये अब नया नया अपडेट है, तो हम ये भी देख सकते हैं। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्ज़ाम्पल में मैं किसका देखूँ? एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं ब्लिंकिट का, ब्लिंकिट और सेप्टो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और हम देखते हैं किराना स्टोर जो हमारे घर के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, किराना स्टोर में हम डायरेक्ट सामान लेते हैं, ब्लिंकिट में भी लेते हैं, बट ब्लिंकिट में हम इनडायरेक्ट सामान लेते हैं, यानी इनडायरेक्ट चैनल हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे कस्टमर है वो इंटरमीडिएटरीज से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरमीडिएटरीज। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट फेस टू फेस। ठीक है, फेस टू फेस इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा है, रिलेशनशिप समझते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप यहाँ पे है ट्रांजैक्शनल, यानी छोटा रिलेशनशिप, शॉर्ट रिलेशनशिप। हमने एक बार ब्लिंकिट से सामान मंगाया, हमारे पास सामान आया, रिलेशनशिप ख़त्म। यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म। डायरेक्ट में क्या है, लॉन्ग टर्म। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे देर में भी चांस कि आप दोबारा उस दुकान पे जाओ, तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज लॉयल्टी फ्रॉम कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स की लॉयल्टी बढ़ती है उस चीज़ के लिए, मतलब उस दुकानदार के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर्स को जो इंटरेक्शन होता है वो कैसे होता है ऑटोमेटेड। ठीक है, कस्टमर के लिए इंटरेक्शन जो होता है वो पूरा ऑटोमेटेड होता है। ठीक है, वहीं दूसरी साइड क्या होता है, दूसरी साइड होता है पर्सनल, मोर अटेंशन। ठीक है,
यहाँ पे दुकानदार जो होता है वो मोर अटेंटिवली अटेंड करता है अपने कस्टमर्स को, ठीक है। तो अ, वो अपने कस्टमर्स को मतलब अटेंटिवली अटेंड करता है, वन ऑन वन, कि कुछ और सामान चाहिए क्या, और क्या चाहिए। हम सभी के साथ ऐसा होता है जब हम सामान लेने जाते हैं, ठीक है। अब हम इसमें ये समझते हैं कि वैल्यू हमने अभी तक क्या देख लिया है, कस्टमर रिलेशनशिप देख लिया, चैनल देख लिया और कस्टमर देख लिया। तो कस्टमर रिलेशनशिप, चैनल और कस्टमर सेगमेंट, कस्टमर सेगमेंट मतलब हमारे कस्टमर्स ही, ये चीज़ हमने इसमें देख ली है। और हमने उसके साथ कुछ कुछ एग्जांपल्स भी देखे कि सेम चीज़ में वो कैसे अप्लाई हो सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं वैल्यू प्रोपोर्शन को, ठीक है। हमारे साथ कस्टमर क्यों टिकता है, मतलब हमारे प्रोडक्ट के साथ या हमारी सर्विस के साथ कस्टमर क्यों टिकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे साथ कस्टमर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे साथ, जो हम वैल्यू प्रपोर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा कभी भी वैल्यू वैल्यू प्रोपोर्शन जो होता है वो हमें अपने हिसाब से नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा वैल्यू प्रोपोर्शन कस्टमर क्या देख रहा है उसके हिसाब से रखनी चाहिए, यानी, ठीक है। यानी हमें समझना पड़ेगा कि कस्टमर को क्या चीज़ पसंद है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मेन चीज़ होती है, मेन चीज़ जो हमें समझनी होती है वो होती है व्हाट कस्टमर इज़ लुकिंग फॉर, वो क्या चीज़ देख रहा है हमारे बिज़नेस में, ठीक है। हमारे बिज़नेस में वो क्या चीज़, वो ऐसी क्या चीज़ है जो वो हमारे बिज़नेस की बहुत अच्छे से पसंद करता है। वो क्या क्या हो सकता है, चले देखते हैं। वो शायद एक स्टेटस हो सकता है, जैसे कोई एक परफ्यूम ब्रांड है, वो एक स्टेटस को सिंबलाइज करता है, लाइक जैसे शनैल का परफ्यूम है। शनैल का परफ्यूम क्या होता है, वो एक स्टेटस को सिंबलाइज करता है, कि वो एक स्टेटस दिखाता है, ठीक है। अ, और क्या हो सकता है एक बिज़नेस का वैल्यू प्रोपोर्शन, एक डिज़ाइन हो सकता है, ठीक है, कि कंपनी के पास कोई एक अच्छा डिज़ाइन है और वो डिज़ाइन बहुत अच्छा मतलब वो डिज़ाइन बहुत अच्छा है। तो अगर वो डिज़ाइन इतना अच्छा है कि वो वही बनाते हैं, तो इसीलिए कस्टमर उसके साथ टिकना चाहते हैं। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल मैं लूँ तो डिज़ाइन में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, लेट्स से तनिष्क एक ज्वेलरी ब्रांड है। तनिष्क की ज्वेलरी का डिज़ाइन सिर्फ तनिष्क ही बनाता है, वो और कोई नहीं बनाता, इसीलिए ज़्यादातर लोग तनिष्क को लेना पसंद, तनिष्क की ज्वेलरी या तनिष्क का नेकलेस या पेंडेंट या रिंग, जो भी उनके आइटम है वो वही लेना चाहते हैं। तो डिज़ाइन एक वैल्यू प्रोपोर्शन हो सकता है, ठीक है। एक वैल्यू प्रोपोर्शन हो सकता है प्राइस, कि यार चलो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है या इसका जो सर्विस है वो इसी प्राइस पॉइंट का है, ठीक है। जैसे अभी विशाल मेगा मार्ट, एक स्टोर, मतलब इनके चेन्स है बहुत सारी। तो विशाल मेगा मार्ट क्या करता है, विशाल मेगा मार्ट्स में ज़्यादातर वो लोग जाते हैं जो मीडियम, मतलब उसमें वो लोग जाते हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको वहाँ शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद है। क्यों? बिकॉज़ वहाँ पे प्राइस बहुत लो है, ठीक है। तो प्राइस पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैटर क्या करता है, टॉकिंग टू द कस्टमर एंड लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लिखते हैं इसे पहले कि टॉकिंग टू कस्टमर एंड लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ कस्टमर। तो अब हमें कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो हमें ये देखना होगा कि वो क्या चाह रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक, ठीक है। अब वैल्यू प्रोपोर्शन, वैल्यू प्रोपोर्शन के रीजंस भी होंगे कुछ, ठीक है, कि अ, जैसे जैसे किसी बिजनेस में कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट पसंद होते हैं, तो वो किस रूप में पसंद होते हैं, ठीक है। मतलब उनके पीछे उनका क्या, कौन सा इमोशन होता है। शायद मैं यहाँ पे समझाने में थोड़ा गलती कर रहा हूँ, बट इसमें ये हो सकता है कि सबसे पहले हम कोई भी चीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे
एक लाइन है कि कस्टमर डोंट बाय योर प्रोडक्ट, दे बाय द इमोशन विच इज़ बिहाइंड द प्रोडक्ट। मतलब कस्टमर को वो चीज़ पसंद आती है, मतलब वो चीज़ खरीदता है जो उस जो उस तुम्हारे उस प्रोडक्ट के पीछे का इमोशन होता है, वो उसको बाय करता है, वो प्रोडक्ट को बाय नहीं करता। तो यहाँ पे इमोशन को भी समझते हैं साथ साथ कि उसका इमोशन क्या हो सकता है एक प्रोडक्ट को बाय करते हुए। ठीक है। इमोशन 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 कहेंगे या हम कहेंगे मूड, मूड भी कह सकते हैं कि वो क्या मूड हो सकता है उसका। ठीक है। या वो कौन सा रीज़न है, मूड भी नहीं कहेंगे बट कहेंगे हम कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट को ले रहा है। तो पहला हो सकता है फंक्शनल, दूसरा हो सकता है सोशल, तीसरा हो सकता है इमोशनल। ठीक है। तो फंक्शनल यानी परफॉर्मेंस। फंक्शनल में एक टाइप आता है परफॉर्मेंस, कि यार इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है इसलिए मुझे लेना है, क्योंकि वो उसका फंक्शन है। लेट्स से एक सर्वे किया गया और वहाँ पे देखा गया कि एक स्पेसिफिक कंपनी का जो ट्रिमर है वो बहुत अच्छा है। वो अच्छा क्यों है? क्योंकि उसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, वो एक चार्ज में बहुत ज़्यादा चलता है, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ठीक है। और क्या हो सकता है फंक्शन के बेस पे? फंक्शन के बेस पे हो सकता है कस्टमाइजेशन, कि किसी प्रोडक्ट को तुम कितना कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है। और क्या हो सकता है फंक्शन के बेस पे? प्राइस हो सकता है, एक्सेस हो सकता है कि किस उस प्रोडक्ट का कितना जल्दी एक्सेस हो मिल सकता है हमें। ठीक है। तो ये तो पहला टाइप ऑफ रीज़न हुआ जो हम प्रोडक्ट के बीच के लिए ख़रीदते हैं, जिसके लिए हम प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, मतलब इसको देख के। दूसरा होता है सोशल, कि हमें क्या उससे कितना सोशल स्टेटस मिल रहा है, लाइक ओवरऑल ब्रांड अपीयरेंस। ठीक है। जैसे कई बार होता है कि अगर हम कोई सस्ते ब्रांड का परफ्यूम लें तो हमें ब्रांड का इतना अच्छा नहीं लगेगा, लाइक वो स्टेटस वो नहीं दिखाएगा। ठीक है। एक अपना स्टेटस भी लिख सकते हैं हम। पहला तो यही था कि ब्रांड कैसे अपीयर करता है हमारे सामने। ठीक है। लेट्स से किसी कोई एक परफ्यूम है, उसका बॉटल बहुत अच्छा है। ठीक है। अब हमें पता है कि यार ये तो बॉटल बहुत अच्छा दिख रहा है, तो हम इसको, ये महंगा ही होगा या ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है। दूसरा होता है स्टेटस, उससे हमारा क्या स्टेटस बनने वाला है। तीसरा होगा यूनिकनेस, उसकी यूनिकनेस क्या है। लास्ट होगा प्रेजेंटेशन, वो प्रोडक्ट हमें किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। ठीक है। तो ये रीजंस हो सकते हैं। इमोशनल, इससे हमारा कोई कस्टमर इमोशनल है तो वो क्या कर सकता है, वो रिस्क देखेगा कि क्या मुझे इसमें ज़्यादा रिस्क है। डिज़ाइन हो सकता है कि उसे कोई प्रोडक्ट का डिज़ाइन पसंद आया है। ठीक है। उसका इमोशनल स्टेट क्या है उस समय पे, ये भी हो सकता है। ठीक है। या अर्जेंसी भी हो सकता है कि उसे कितना अर्जेंट वो प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है। तो अ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आसान तो नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट हमें 2 से 3 प्रोपोर्शन हमारे पास होने चाहिए। इन सारे प्रोपोर्शंस में से 2 से 3 तीन प्रोपोर्शंस होने चाहिए। ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि जब हमारे पास टीवी में ऐड आता था, हमारे पास टीवी में एक ऐड आता था अमिताभ बच्चन जी का, जिसमें वो नवरत्न कूल हेयर ऑयल प्रमोट करते थे। तो उसका वैल्यू प्रोपोर्शन क्या था? उसका वैल्यू प्रोपोर्शन यही था कि वो एक तो ठंडा होता है और एक मतलब ठंडा ठंडा कूल कूल, उनका जो लाइन था वो उनका वैल्यू प्रोपोर्शन था कि वो बहुत ही रिलैक्सिंग है, वो बहुत ही कूलिंग है। ठीक है। और उसका प्राइस पॉइंट वो मेरे ख्याल से 1 या 2 रुपए में भी आता था उसका सेशे। तो ये उसके कुछ वैल्यू प्रोपोर्शन थे। ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ वैल्यू प्रोपोर्शन, कस्टमर रिलेशनशिप, चैनल्स और कस्टमर सेगमेंट, ये 4 चीज़ें हमने कवर करी हैं। ठीक है। बाकी की चीज़ें हम अगली क्लास में कवर करेंगे और इसको और समझेंगे कि हमारे बिजनेस के 3K क्या हो सकते हैं, लाइक की पार्टनर्स कौन हो सकते हैं, की एक्टिविटीज़ कौन हो सकते हैं, की रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं हमारे बिजनेस के।
ठीक है, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम जो हमने 3C लिखे हैं हम इसी को रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें एज अ कस्टमर से कस्टमर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमने एक बार अपना कस्टमर अच्छे से समझ लिया तो हम उसको जब तो हम उसका स्टेट ऑफ माइंड समझ सकते हैं, उसका इमोशन समझ सकते हैं, तो हम उसको और आसानी तरीके से बेच सकते हैं अपना प्रोडक्ट या अपना सर्विस। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।